हेलो प्यारे बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होगा लिविंग वर्ल्ड का। टिल नाउ हमने जो डिस्कस किया दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड में दैट इज़ द टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेटा, अगर आपको याद होगा तो टैक्सोनॉमी में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब भी हम टैक्सेस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमा मीन्स स्टडी, तो टैक्सोनॉमी में कुछ स्टेप्स आते हैं। डैट इज़ द टैक्सोनॉमी में स्टेप्स आते हैं। डैट इज़ द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी में क्या 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 आता है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, classification and last one is nomenclature। फिर मैंने आपको बोला था कि जब हम टैक्सोनॉमी में ऐड फाइलोजेनी को करते हैं तो इसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। फाइलोजेनी को ऐड करते हैं तो इसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो ये सिस्टमैटिक्स जो है ये दिया था कैरोलस लीनियस बाबा ने। अब जो कैरोलस लीनियस ने था इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको ये बोला था कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है लिखा बायोनिमियल, इट्स द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो रूल्स है दैट्स ILU। आई मीन्स ये हमेशा हमने इटैलिक्स में लिखना है। एल मीन्स नेम्स होने चाहिए किसमें? लैटिन में। यू में दो आता है, डेट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड सेकंड वन इज इट मस्ट बी अंडरलाइन। तो बेटा ये जो इटैलिक्स है, इटैलिक्स में लिखना और अंडरलाइन में लिखना दोनों रिप्रेजेंट करते हैं लैटिन ओरिजिन को, रिप्रेजेंट्स द लैटिन ओरिजिन। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा मैंगो की, मैंगो में अगर मैंने लिखा रिटन, रिटन का मतलब है प्रिंटेड में, जो बुक में होता है, तो हमेशा इटैलिक्स में होगा, इटैलिक्स में होगा। तो इसका नाम क्या आएगा? मैंजिफेरा इंडिका। इसी तरह अगर ये हैंड रिटन होगा तो बेटा हमेशा आपको ऐसे लिखना है मैंजिफेरा, इसको अंडरलाइन करके मैंजिफेरा फिर इंडिका। तो आपको समझ में आया होगा, ये हमने डिस्कस किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में। अब इसी तरह जो कॉरलस लीनियस था, कॉरलस लीनियस ने दो बुक्स लिखी थी। बुक्स तो बहुत सारी लिखी थी बट एनसीईआरटी में मेंशन जो है दैट्स द टू बुक्स, टू बुक्स बाय कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस ने दो बुक्स लिखी थी, डैट इज कौन कौन से मेरे बेटे? डैट इज सिस्टमा नेचुरी, याद यही पे होना चाहिए। कैरोलिनियस ने बहुत सारी बुक्स लिखी थी बट एनसीईआरटी में जो मेंशन है दैट इज द टू बुक्स, दैट इज सिस्टमा नेचुरी एंड स्पीशीज प्लांटरम, स्पीशीज प्लांटरम।
P for plantrum, P for plants. ये plants के लिए बुक थी और species systema naturae ये animals के लिए बुक थी। अब बेटा ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो स्पीशीज प्लांट्रम थी इसको लिखा गया था 1753 में। अब सिस्टमा नेचुरी का जो फर्स्ट एडिशन था, इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। सिस्टमा नेचुरी का जो फर्स्ट एडिशन जो आया था डैट वाज इन 1736 में आया था। और इसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड एडिशन दैट इज़ द 10th एडिशन जो है, 10th एडिशन जो है डेट इज 1756 या कुछ बुक 1758 लिखते हैं। तो 10th एडिशन इसका 1756 में आया था और दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड एडिशन, मोस्ट एक्सेप्टेड एडिशन। सर इसका मतलब ये है कि वो नाम जो 10th एडिशन से पहले थे सिस्टमा नेचुरी में वो इनवैलिड नेम्स है। तो ये स्टेटमेंट एम्स में आया है। तो बेटा आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, ऑल द नेम्स ऑफ एनिमल्स which were given before 1758 or 10th edition of Systema Naturae were इनवैलिड। तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखोगे, जो भी नेम सिस्टमा नेचुरी में 10th एडिशन से पहले थे वो इनवैलिड थे। सिमिलरली ऑल द नेम्स ऑफ प्लांट्स which were written before 1753 से पहले जो प्लांट्स के नाम लिखे गए थे were इनवैलिड। तो मैंने ये बोला था जो कार्लस लिनियस है, कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। कार्लस लिनियस ने बहुत सारी बुक्स लिखे थे, फिलॉसफी ऑफ बॉटनी का है, तो इसी तरह बहुत सारी बुक्स है। बट जो एनसीईआरटी में मेंशन है दैट्स द सिस्टमा नेचुरी एंड द स्पीशीज प्लांट्रम। सिस्टमा नेचुरी जो है वो एनिमल्स के लिए बुक है। इसका जो फर्स्ट एडिशन जो आया था डेट वाज इन 1736, बट इसका जो 10th एडिशन मोस्ट एक्सेप्टेड एडिशन डेट इज 1756। एस फॉर स्पीशीज प्लांट्रम, पी फॉर प्लांट्स, तो प्लांट्स के लिए जो बुक थी वो 1753 में लिखी गई थी। और जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये है, डेट इज द ऑल द नेम्स ऑफ द एनिमल्स विच वर गिवन बिफोर 1758 या 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरी वर इनवैलिड, क्योंकि मोस्ट एक्सेप्टेड एडिशन जो है डेट इज द 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरी। इसी तरह कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया था, क्योंकि लैटिन इज द डेड लैंग्वेज। ये लिखेंगे, लैटिन इज a dead language। तो इसका मतलब डेड लैंग्वेज का मतलब रूल्स आर फिक्स, not used in common conversation।
तो कॉमन कन्वर्सेशन में भी हम लैटिन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं और इसके रूल जो है वो फिक्स है, इसीलिए लैटिन लैंग्वेज को नाम के लिए चुना गया था। इसी तरह अगर मैं आपको कंप्लीट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसको कहते हैं, कैसे लिखते हैं, डेट इज द जीनस नेम प्लस स्पीशीज फिर ऑथर्स नेम, या इसको हम ऑथर साइटेशन भी कहते हैं, ऑथर्स नेम या ऑथर साइटेशन। तो बेटा ये पॉइंट आप याद रखना कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हम पहले जीनस नेम लिखते हैं, फिर स्पीशीज नेम लिखते हैं, फिर ऑथर्स नेम। सर तो ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर हो गया। नो नो बेटा, फिर भी ये कंप्लीट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहलाता है। कंप्लीट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कंप्लीट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या है, इसमें जीनस नेम आता है, पहले जीनस लिखते हैं, फिर स्पीशीज लिखते हैं, फिर ऑथर्स नेम लिखते हैं। जैसे मैंने एक पेंटिंग बनाई तो लेट इट बी, मैंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई तो मोनालिसा के नीचे मैं लिखूंगा बाय साकिब। तो दैट डजंट मीन कि जो पेंटिंग है वो साकिब की है, वो साकिब बेग की है। दैट डजंट मीन। यही आप लोगे कि जब भी हम किसी एनिमल का नाम लिखेंगे तो उसमें जीनस वर्ड का यूज़ लिखते हैं। जीनस वर्ड पहले आता है, देन उसके बाद स्पीशीज़ का नाम आता है और फिर हम ऑथर्स का नाम लिखते हैं। और ऑथर्स नेम इज़ ऑलवेज रिटन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑथर का नेम हमेशा हम स्पीशीज़ के बाद ही लिखते हैं। ऑथर का नाम हम कंप्लीट नहीं लिखते हैं, हम एब्रीविएटेड फॉर्म में उसका नाम लिखते हैं। और ऑथर का नाम लैटिन में नहीं लिखा जाता है। फिर से मैं कहता हूँ कि जब भी हम ऑथर का नाम लिखेंगे वो हमेशा स्पीशीज़ के बाद ही लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकंड पॉइंट हम ये लिखेंगे कि जब भी हम ऑथर का नाम लिखेंगे वो हमेशा एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे कि जो ऑथर का नाम होता है वो लैटिन ऑरिजिन का नहीं होता है, क्योंकि हर कोई साइंटिस्ट लैटिन का नहीं, वो डिफरेंट कंट्रीज़ का होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई साइंटिस्ट है, ओके, तो हम लैटिन में ऑथर का नाम नहीं लिखते हैं, हम सिंपल लेटर में लिखते हैं या रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। रोमन स्क्रिप्ट मीन्स सिंपल लेटर। तो ये लिखेंगे ऑथर्स नेम। तो बेटा ये याद रखना, ऑथर्स नेम इज ऑलवेज written after स्पीशीज एपिथेट। स्पीशीज एपिथेट के बाद ही हम ऑथर का नाम लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, ऑथर्स नेम इज ऑलवेज रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म, रिटन इन abbreviated form. Third point, author's name is written in simple letter. इसको हम सिंपल लेटर्स में लिखते हैं और रोमन स्क्रिप्ट या तो रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैंगो की ही एग्जाम्पल लेते हैं, मैंजिफेरा, ना ही इसको हम अंडरलाइन करते हैं, मैंजिफेरा इंडिका। तो मैंजिफेरा इंडिका, फिर हम लिनियस ने इसका नाम दिया था तो लिन लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिटन और प्रिंटेड। अगर ये हैंड रिटन होता तो अंडरलाइन करना पड़ेगा, बट ऑथर्स नेम को हम अंडरलाइन नहीं करते। मैंजिफेरा, अंडरलाइन इट,
सेपरेटली अंडरलाइन करना है। इंडिका अंडरलाइन इट, लिन इसको हमने अंडरलाइन नहीं करना है। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेम ऑफ ऑथर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ ऑथर्स, नीदर रिटन इन, जो मैंने अभी बोला, रिटन इन इटैलिक्स, नॉर सेपरेटली अंडरलाइन, ना ही हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन बिकॉज क्यों? person's name not always belong to Latin country। तो बेटा ये याद रखिएगा, जब भी हमने कंप्लीट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिखना होगा तो हमेशा हम फर्स्ट वर्ड जो लिखते हैं डेट इज द जीनस, सेकंड इज स्पीशीज एंड द थर्ड वन इज ऑथर का नाम लिखते हैं। ऑथर का नाम हमेशा स्पीशीज के बाद ही लिखा जाता है। ऑथर का नाम हमेशा एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। ऑथर का नाम हमेशा सिंपल लेटर्स में होना चाहिए, ना ही हम उसको इटैलिक्स में लिखते हैं, ना ही हम उसको अंडरलाइन करते हैं। ठीक है ना? तो अभी तक हमने दो साइंटिस्ट्स के बारे में जान लिया था। एक तो एरिस्टोटल के बारे में, दूसरा कैरोलस लीनियस के बारे में। शाबाश शाबाश, जल्दी से हम समराइज करते हैं। तो एरिस्टोटल जो था, हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट साइंटिफिक एटम टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म किसने किया था? एरिस्टोटल ने। फर्स्ट साइंटिफिक एटम टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट साइंटिफिक एटम टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसने किया था? एरिस्टोटल ने। कार्ल लिनियस ने क्या दिया था? इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बेटा जी याद रखिएगा, जो एरिस्टोटल था इसकी जो स्टडी लैंग्वेज थी डेट वाज द ग्रीक, बट कार्ल लिनियस का जो स्टडी लैंग्वेज जो थी डेट वाज द लैटिन। इसी तरह एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल वर्ड यूज़ किया था, कार्ल लिनियस ने प्लांटी और एनिमिलिया यूज़ किया था। इसी तरह अगर मैं एरिस्टोटल की बात करूँगा, एरिस्टोटल को हम फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं और कार्लस लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। स्टडी लैंग्वेज कौन सी थी? स्टडी लैंग्वेज वाज ग्रीक। अब कैरोलस लिनियस की स्टडी लैंग्वेज कौन सी थी? स्टडी लैंग्वेज कौन सी है? डेट इज द लैटिन। यहाँ पर इसने यूज़ किया था प्लांट और एनिमल वर्ड, प्लांट एंड एनिमल। अब इसने यूज़ क्या किया था? प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब बेटा याद रखना, एरिस्टोटल को हम फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। कार्ल लिनियस ने क्या किया था? इसने टैक्सोनॉमी में फाइलोजेनी को ऐड किया था।
टैक्सोनॉमी में इसने टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी गिव्स सिस्टमैटिक्स। सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या आता है। टैक्सोनॉमी में कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। अब कार्लस लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसी तरह इसने दो बुक्स जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, टू बुक्स सर, क्या क्या, दैट इज द सिस्टमा नेचुरी एंड स्पीशीज प्लांटरम। सिस्टमा नेचुरी एंड स्पीशीज प्लांटरम। सिस्टमा नेचुरी एंड स्पीशीज प्लांटरम, बाकी मैंने डिस्कस किया। सिस्टमा नेचुरी में क्या होता है, स्पीशीज प्लांटरम में क्या होता है। इसी तरह अब हमेशा तो कार्ल लिनियस जिंदा नहीं रहेगा, तो कार्ल लिनियस साइंटिस्ट ने कुछ कोड्स दिए थे। कोड्स मीन्स कुछ कोड्स डेवलप किए। कोड्स मीन्स रूल्स डेवलप किए थे। फॉर एग्जांपल अगर आप रोड पे चलोगे तो रोड पे आपने सिग्नल पे रेड कलर का देखा, रेड कलर, तो रेड इट इंडिकेट्स, आपको दिमाग में खुद ब खुद आएगा कि हमने रुकना है, रेड मीन्स स्टॉप। ओके, तो इट इज़ द रूल। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर इन फ्यूचर आप डॉक्टर बनोगे तो आपके पास कोई पेशेंट आ गया, तो इसी तरह जो मेडिकल साइंस ने कुछ रूल्स बनाए जिससे आप पेशेंट को जांच करोगे, पेशेंट को देखोगे, दैट इज़ द रूल्स। इसी तरह आप ये लिखोगे कि जब भी हमने कोई नाम लिखना होगा तो रूल्स कौन देता है, किसने रूल्स बनाए। सम कोड्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है अगर इजी क्वेश्चन आएगा। सम कोड्स वायर इंटरनेशनली मेड। कोड्स मीन्स रूल। फर्स्ट कोड क्या था, आईसीबीएन। आईसीबीएन मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीबीएन का मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसी तरह ICZN, दैट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature। इसी तरह ICNB, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है बट मैं आपको ट्रिक बोलूँगा कैसे याद रखोगे। दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटा आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। दैट इज़ द कौन कौन से कोड्स, दैट इज़ ICBN, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ, फॉर नहीं ऑफ, इसलिए मैंने अलग कलर से लिखा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICNB, दैट इज़ इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अब ICBN, ICNB, अब इनमें से बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया कौन है बेटा। पहले किसकी क्लासिफिकेशन आई थी, डैट इज़ द बॉटनी, डैट इज़ प्लांट, डैट इज़ घास फूस, इसीलिए जब भी बी पहले आएगा डैट इज़ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ऐसे याद रखोगे। अब इसके बाद जो हमने पढ़ना है डैट इज़ द 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज।
categories, most important and one of the most confusing part of this whole chapter, that is 7। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखो कि हमारे पास 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज होती है। बाद में हम जानेंगे कैटेगरीज किसको कहते हैं। देयर आर 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज। तो अगर हमारे पास 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज है सर, बट कैटेगरीज किसको कहते हैं? देखो बेटा, मैं आपको ये ऐसे समझाऊंगा कैटेगरी का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बचपन में स्कूल में गए, आप पहले केजी फर्स्ट में चले गए, फिर केजी सेकंड, फिर फर्स्ट क्लास, फिर इसी तरह सेकंड क्लास, फिर इसी तरह थर्ड क्लास में आपको रखा गया। मान के चलो फिर आपने स्कूल चेंज किया। जब आपने स्कूल चेंज किया, आप मुझे बता सकते हो कि नए स्कूल में आपको किस क्लास में रखेंगे? दैट इज़ द फोर्थ क्लास। बस दैट इज़ द कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब हो गया सिंपल रैंक। क्या अगर मैं आपको बोलूँगा कि बकरी और शेर को लाओ, क्या आप बकरी और शेर को जब लाओगे, क्या आप उसको एक ही पिंजरे में लाओगे या अलग अलग पिंजरे में लाओगे? ये किसने बोला कि उनको अलग अलग पिंजरे में लाना है? दिस इज द कैटेगरी। ताकि हम कैटेगरी इसलिए करते हैं ताकि हम स्टडी को इफ़ेक्टिवली पढ़ें, ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को अच्छे से जान सकें। तो सिंपल आप ये याद रखना कि कैटेगरी का मतलब होता है रैंक। कैटेगरी का मतलब होता है रैंक। जैसे अगर मैं बात करूंगा पुलिस की रैंक, एसआई होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, एसएसपी होता है, डीवाईएसपी होता है, आईजी होता है। दीज आर द रैंक्स, एसआई, एसएसपी, डीवाईएसपी, आईजी। ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं आर्मी की बात करूंगा, मेजर एक रैंक होती है, कर्नल एक रैंक होती है, ब्रिगेडियर एक रैंक होती है। तो दीज आर द डिफरेंट रैंक्स, और इसी रैंक को हम कैटेगरी कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। कैटेगरी का मतलब रैंक, कैटेगरी का मतलब रैंक। अब हमारी बायोलॉजी में कितनी कैटेगरीज है? तो बेटा याद रखना, हमारे पास 7 ओब्लिगेट कैटेगरीज होती है। डेट इज कीप, आप ऐसे निमोनिक याद रखना, कीप पॉट्स क्लीन एज इट इज आता है। कीप पॉट्स क्लीन, सबसे ज़्यादा हायर कैटेगरी कीप है। कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। तो क्या आपने समझा सर? कैटेगरी का मतलब रैंक, कैटेगरी का मतलब रैंक। तब हमारे पास 7 कैटेगरीज है। दैट इज द कीप पॉट्स क्लीन, कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। कीप, के मीन्स किंगडम, kingdom. P means phylum, but phylum in case of animals. In case of plants, it is division. Division in case of plants. Clean means class. Other, otherwise means order. Family means family. Gets जब भी सुनोगे that is genus. S sick का मतलब species. सर इसका मतलब स्पीशीज लोअर कैटेगरी है, लोअर रैंक इज स्पीशी, और सबसे हाईएस्ट जो रैंक है दैट इज द किंगडम। आपको आया समझ? तो कैटेगरी का मतलब रैंक हो गया। कितनी कैटेगरीज है? 7। कौन कौन सी सर? कीप पॉट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, दैट्स द किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द स्पीशीज। इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है दैट इज द टैक्सॉन। अब टैक्सॉन क्या होता है? अब
मान के चलो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट है क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कैटेगरी किसको कहते हैं, टैक्सॉन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो आई विल ट्राई टू क्लियर इट। मैं आपको इसको सिंपल भाषा में बताऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा टैक्सॉन किसको कहते हैं, कैटेगरी किसको कहते हैं। कैटेगरी को मैंने आपको समझाया। फॉर एग्जांपल दिस द कप, मैं कप बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल दिस इज कप, सुंदर सा कप बनाएंगे, ओके। अब इस कप को मैंने मान लिया C फॉर कप और C फॉर मीन्स कैटेगरी, और इस कप को मान लिया रैंक। अब इस रैंक में, इस कप में मैंने ये बीड्स डाले, कंचे कंचे डाले, कंचे, ओके। एंड दिस बीड्स आर कॉल्ड एज टैक्सॉन। तो टैक्सॉन किसको कहते हैं? टैक्सॉन उसको कहते हैं जो कैटेगरी के अंदर होता है, कैटेगरी के अंदर जो होता है, कैटेगरी के अंदर जो होता है, दैट इज द टैक्सॉन। फॉर एग्जांपल एसएसपी, एसएसपी एक रैंक है। अब मैंने बोला बुरहान, बुरहान एक एसएसपी है, तो बुरहान इज द टैक्सॉन, बट द एसएसपी जो है दैट द रैंक। अब मैंने बोला कोर कमांडेंट सीओ, that is Pratik Prashar. That Pratik Prashar is this core commandant is the rank, CO is the rank, but Pratik Prashar is the taxon. इसको another way में आपको मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस द क्लास, ये क्लास 8th है, ये क्लास 9th है, और ये क्लास 10th है। अब इस क्लास में होंगे क्या? क्लास 8th में क्लास 8th के बच्चे बालक होंगे, क्लास 9th में क्लास 9th के बालक होंगे, क्लास 10th में क्लास 10th के बालक और बालकियाँ होंगी, ये बालक होंगे। अब बेटा जो ये क्लास 8th है, क्लास 9th है, क्लास 10th है, इसको हम कैटेगरी कहते हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर जो है दैट्स द स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स को हम टैक्सॉन कहते हैं। कैटेगरी के अंदर जो होता है उसको हम टैक्सॉन कहते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टैक्सॉन बिलोंग्स टू एनी कैटेगरी या रैंक? यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। टैक्सॉन बिलोंग्स टू एनी कैटेगरी या रैंक, ओके। अब डिफरेंस बिटवीन टैक्सॉन एंड कैटेगरी, टैक्सॉन क्या होता है और कैटेगरी क्या होती है। अब बेटा मैंने आपको बोला कि टैक्सॉन कैटेगरी के अंदर होता है, टैक्सॉन में सही रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो रैंक इज रैंक, ठीक है ना। कैटेगरी डील्स विद रैंक, डील्स विद रैंक। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चे किस में थे? टैक्सॉन में, तो डील्स विद द रियल ऑब्जेक्ट्स, डील्स विद रियल ऑब्जेक्ट। कौन डील रियल ऑब्जेक्ट से करता है? टैक्सॉन, ठीक है ना। और टैक्सॉन बिलोंग्स टू एनी रैंक, ये पॉइंट याद रखना, बिलोंग्स टू, टैक्सॉन बिलोंग्स टू एनी रैंक। रैंक कैटेगरी एक पर्टिकुलर होती है, पर्टिकुलर रैंक होती है, बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर रैंक, पर्टिकुलर रैंक, ठीक है ना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने ये समझा, ये सोचा कि टैक्सॉन किसको कहते हैं और कैटेगरी किसको कहते हैं। अब मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि आपने देखा ही होगा बेटा, अगर मैंने ये ट्रायंगल एक बनाया, लेट इट बी,
और इसमें मैंने ऐसे लिखा, ये पोर्शन मैंने किंगडम के लिए और ये पोर्शन मैंने फाइलम के लिए बनाया, ये पोर्शन मैंने बनाया क्लास के लिए, ये पोर्शन मैंने बनाया ऑर्डर के लिए, ये पोर्शन मैंने बनाया फैमिली के लिए, ये पोर्शन बनाया जीनस के लिए और ये पोर्शन स्पीशीज़ के लिए कि ये पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। अब बेटा नीचे से ऊपर जाने को क्या हम असेंडिंग कहते हैं? हाँ या ना बोले। नीचे से ऊपर जाने को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग कहते हैं। स्पीशीज़ लो पे है और किंगडम किस पे है? हाई पे। लो से हाई जाने को असेंडिंग कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। बच्चों को समझ में ही नहीं आता है जो मैं कंसेप्ट अभी पढ़ाऊँगा। प्लीज़ प्लीज़ बी फोकस्ड। और यहाँ से एम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे और भयंकर, भाई साहब इतने तगड़े क्वेश्चंस आते थे ना, हालत बच्चों की ख़राब होती थी। तो बेटा ये याद रखना, स्पीशीज़ से जब हम किंगडम की ओर जाते हैं तो इसको हम असेंडिंग पोजीशन कहते हैं, या लो से हाई की ओर जाने को असेंडिंग कहते हैं और हाई से लो की ओर को हम डिसेंडिंग कहते हैं। वेरी गुड। लो से हाई जाने को असेंडिंग कहते हैं, हाई से लो डिसेंडिंग कहते हैं। अब मैं फिर से यही बनाना है। देखो बेटा, फिर से मैं यहाँ पे लिखूँगा कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। अब बेटा मैंने आपको बोला एस मीन स्पीशीज़, ऐसे लिखेंगे स्पीशीज़। स्पीशी क्या है? एक कैटेगरी। जीनस क्या है? कैटेगरी। फैमिली क्या है? कैटेगरी। ऑर्डर क्या है? कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स रैंक। अब मैंने बोला कैट, स्पीशीज़ में मैंने लिखा कैट एंड डॉग, और किंगडम में मैंने लिखा प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। किंगडम में मैंने लिखा प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सिमिलैरिटीज़ कहाँ पे ज़्यादा है? प्लांट या एनिमल्स में ज़्यादा प्लांट इसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा है या इसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा है? कैट और डॉग में सिमिलैरिटी ज़्यादा है या प्लांट या एनिमल में सिमिलैरिटी ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली आप ये बोलोगे कि यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा है, मोर सिमिलैरिटीज़। और इसी तरह आप क्या बोलोगे? किंगडम में लेस सिमिलैरिटीज़। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जितनी लोअर कैटेगरी होगी उतने ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगे। जितनी रैंक ज़्यादा बड़ी होगी सिमिलैरिटी उतनी ही कम होगी। जितनी रैंक छोटी होगी सिमिलैरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बेटा याद रखिएगा, एज वी मूव in ascending position means from low to high similarities decrease। और ये एम्स का एक ज़माने में फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। similarities will decrease as we move from कहाँ से कहाँ की ओर? from species to kingdom। जब हम स्पीशीज से किंगडम की ओर जाएंगे तो सिमिलैरिटीज़ कम होगी, ठीक है ना? सिमिलैरिटीज़ विल डिक्रीज। इसी तरह अगर हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे सिमिलैरिटीज़ विल इंक्रीज।
similarities will increase। तो क्या मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं, taxon of lower category have more similarity, similarly taxon of higher categories have less similarity, जो मैंने अभी पढ़ाया, अभी मैंने आपको लिखवाया अभी। तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, taxon of lower category, कैट और डॉग एक टैक्सॉन है, क्योंकि कैटेगरी में जो होता है दैट इज द टैक्सॉन, ठीक है ना। टैक्सॉन ऑफ लोअर कैटेगरीज हैव मोर सिमिलैरिटी, Similarly, taxon of higher categories have less similarities. इसी तरह in ascending similarities will decrease, when will we come descending similarities will increase। अब फिर से यही बनाएंगे, फिर से मुझे कुछ समझाना है। अब आपको पता ही है, मैं आप शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ पे मैं स्पीशीज लिखूंगा और यहाँ पे मैं किंगडम लिखूंगा। अब मैंने आपको बोला जाओ बेटा कैट ले आओ, तो कैट एक स्पीशीज है, और दूसरे स्टूडेंट को मैंने बोला कि एनिमल ले आओ। क्या उसको पता है कौन सा एनिमल सर ने बोला? क्या पता चला वो एनाकोंडा ले आया, वो लायन ले आया, वो कोई और जानवर ले आया। तो एनिमल किंगडम में लिखते हैं एनिमल। मैंने एक स्टूडेंट को बोला कैट ले आओ, तो कैट एक स्पीशीज है। दूसरे स्टूडेंट को एनिमल बोला, तो एनिमल एक किंगडम है। यहाँ पे स्पेसिफिसिटी नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे स्पेसिफिसिटी मोर है, स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। जितना लोअर कैटेगरी होगी उतना ही ज़्यादा उसमें स्पेसिफिसिटी होगी, और हायर द कैटेगरी स्पेसिफिसिटी विल बी लेस। Specificity will be less। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकला कि ascending means low से high specificity will decrease। In ascending specificity will decrease। इसी तरह in descending specificity will increases। तो क्या मैं यहाँ पे ये नोट लिख सकता हूँ, from species to kingdom, both similarities and specificity will decrease। Both similarities and specificity will decrease and vice versa। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे बेटे, आपको पता ही नहीं है आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी
क्या उतना ही उनका रिलेशनशिप डेवलप करना इजी होगा? हाँ या ना? जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ दो बंदों के बीच में जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी, क्या वो उतने ही अच्छे फ्रेंड्स होंगे? यस सर। तो क्या मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकता हूँ? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इट्स ईजी, इट इज़ ईजी टू एस्टैब्लिश, it's easy to establish a relation between taxon of lower categories. क्योंकि ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है तो हम रिलेशनशिप डेवलप वहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इसी तरह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ पढ़ लेंगे, कंसेप्ट ऑफ जीनस, जीनस किसको कहते हैं, स्पीशीज़ किसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन नेरे, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट मायर, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.